सो के उठे हो या अभी भी सो रहे हो? नहीं, मैं उठा हूँ। सही, अच्छी बात है। रोजे से हो? ओके जी, चलें हम अपना कंटिन्यू करते हैं। हमने कितने चैप्टर्स कर लिए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमने पार्ट ए का चैप्टर 1 चैप्टर 2 कर लिया है। हमने पर्सनल इफेक्टिवनेस चैप्टर 18 एंड चैप्टर 19 ये भी मुकम्मल कर लिया है। अच्छा, इसके अलावा हमने और क्या स्टार्ट किया था? कुछ स्टार्ट किया था नया? नहीं, फिर लास्ट क्लास आई थिंक वो स्किप हो गई थी हमारी। यस, अच्छा जी, शुरू करते हैं आज एक नए चैप्टर के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ओके, ओके जी, इस लफ्ज से क्या लग रहा है, क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इससे पता नहीं। नाम से क्या लग रहा है? आपने ये वाला चैप्टर कभी क्या इंटर के लेवल पे पढ़ा है इकोनॉमिक्स में? नहीं। ओके, आपने इंटर किया है ना कॉमर्स से? नहीं नहीं, साइंस में। साइंस से किया है, अच्छा सही, तब तो आपने ये नहीं पढ़ा होगा। ओके, सो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बेसिकली दो तरह के एनवायरनमेंट्स होते हैं, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। माइक्रो यानी कि यूनिट लेवल पे या स्मॉल लेवल पे, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, जैसे कि इसकी मिसाल होम। मैक्रो बहुत बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, जैसे कि आप ले लें मल्टीनेशनल कंपनी या फिर कंट्री। सो दैट इज मैक्रो एंड माइक्रो स्मॉल वन यूनिट ग्राउंड लेवल। ठीक, ओके जी। अब हम मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि एक बिगर पिक्चर और बिग लेवल पर, कंट्री के लेवल पर कौन कौन सी चीजें चल रही होती हैं, किस तरह की पॉलिसीज बन रही होती हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे एक इकोनॉमी में। इकोनॉमी के एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इकोनॉमी मतलब आपका माशी माहौल, ठीक है, आपकी जो किस तरह से मुआश चल रही है आपकी कंट्री में, दैट्स द इकोनॉमी। सो लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इकोनॉमी। प्लीज रीड कीजिए। Macroeconomics is a study of aggregated effects of decisions of individual economics units, such as households or business. It's look at a complete national economy or the international economic system as a whole. सो मैक्रो इज बेसिकली अ मजमुआ यानी कि एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। कंट्री कैसे बनती है? एक एक हाउस होल्ड को जोड़ के एक पूरी कंट्री बनती है। तो और इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम कैसे बनता है? एक एक कंट्री को जोड़ के इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम बनता है। मैक्रो और माइक्रो दरअसल कोई अलग अलग चीजों का नाम नहीं है। माइक्रो अगर हम आदम को पढ़ रहे हैं, तो मैक्रो हम पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को पढ़ रहे हैं। That is the difference between micro and macro, where you're considering only one human, one individual, and then collectively you're considering a group of humans or a group of individuals. This is the difference between micro and macro. So macro, as the definition suggests, it's the aggregated matlab इकट्ठा किया हुआ, जमा किया हुआ,
उसके किसके इफेक्ट्स हैं, डिसीजंस जो कौन लेते हैं, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स सच एज हाउसहोल्ड्स और बिजनेसेस, and definitely it looks at the complete national economy or the international economic system as a whole. That is macro. All right, let's go through this. What is this income and expenditure flows? Now basically अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, लाइक अगर हम इसको समझना चाहते हैं और हम किसी ऐसे शख्स को समझाना चाहते हैं जो बिल्कुल भी इस वर्ड से वाकिफ नहीं है, हम उसको आसान जबान में या आसान भाषा में बोलेंगे कि भाई एक कौम की, एक कंट्री की कितनी आमदन है और उसका खर्चा कितना है, how much is the expenditure and how much is the income, and जिस तेजी से ये इनकम बढ़ती गिरती है और जिस तेजी से ये एक्सपेंडिचर बढ़ता गिरता है, ये सब किसके अंडर फॉल होता है, इकोनॉमी के अंदर। यही इकोनॉमी की स्टडी होती है कि आप देखते हो कि आपकी कंट्री में, आपके मुल्क में आपके कितने ऐसे घराने हैं कि उनकी इनकम क्या है, उनके इनकम के जराए क्या है, उनका खर्चा करने का अंदाज क्या है, उनकी साइकी क्या है, वो किन चीजों पे एक्सपेंडिचर करते हैं और किन चीजों पर नहीं करते। तो ये सारी चीजें आपको बताती है कौन, आपकी इकोनॉमी। if you see this diagram, what is it depicting? Households, it all starts with the household. Household में कुछ लोग रह रहे हैं। अब वो जो कुछ लोग हैं उनकी इनकम कैसे आएगी, वो जब जाएंगे फर्म में और वहां पे जॉब्स करेंगे, काम करेंगे, तो ही उनकी इनकम आएगी, राइट। अब फर्म भी क्या कर रही है, फर्म इन्हीं लोगों से काम करवा रही है और इन्हीं लोगों के लिए प्रोडक्ट्स बनवा रही है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ठीक है। क्योंकि एंड यूजर कौन है, एंड यूजर अगेन द हाउस होल्ड पीपल, they are going to use the products being manufactured by the companies, by the firms, by multinationals, right or wrong? So हाउस होल्ड के बंदे यहाँ काम करेंगे और हाउस होल्ड के बंदों को ये फर्म क्या देगी, इनकम देगी। फिर ये इसी इनकम से हाउस होल्ड के बंदे क्या खरीदेंगे, वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे जो कि ये फर्म बना रही है। और ये फर्म क्या करेगी, जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन लोगों ने खरीदे हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज इनको प्रोवाइड करेगी। सो दिस इज द साइकिल एंड दिस इज द इकोनॉमी। अब ये कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है, बूम पे है, डिक्लाइन पे है, ग्रोथ पे है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है आपको कंसिडर करने पड़ेंगे व्हाइल यू आर स्टडीइंग एनी कंट्रीज इकोनॉमी। ओके, withdrawals and injections. What are withdrawals and what are injections? Now basically withdrawal का जो लफ्ज है उससे मुराद ये है कि आपने इकोनॉमी से मनी, पैसा निकाल लिया है। कहाँ से निकाल लिया है, इकोनॉमी से अपना पैसा। जब ये इंडिविजुअल अपना पैसा इकोनॉमी से निकाल लेगा, अपने पास वापस ले आएगा, तो उसको क्या कहेंगे, विड्रॉयल। और वो किस किस शक्ल में ऐसा कर सकता है बिलाल? बिलाल, एनी आइडिया? No. विड्रॉयल, वो इकोनॉमी से पैसा, आप एक इंडिविजुअल है ना, यस और नो, एंड वी आर ऑल Yes. इन एन इकोनॉमी। तो अब आप बताओ कि आपको अगर मार्केट से पैसे निकालने हैं या मार्केट से पैसे चूसने हैं, तो आप क्या करो? देखो, आप कर रहे हो जॉब, ठीक है, जॉब कर रहे हो और जॉब से ही आपकी इनकम आ रही है, पैसे आ रहे हैं आपके पास। अब इसका क्या मतलब है कि आपने इकोनॉमी से पैसे जो है विड्रॉ कर लिए हैं, अपने पास खींच के रखे हैं। ऑलराइट, इससे मुराद है कि आप स्पेंड नहीं कर रहे, यू आर नॉट स्पेंडिंग। क्योंकि जाहिर है जब इनकम आती है किसी भी शख्स के पास, वो क्या करता है, खर्च करता है।
और वो किन चीजों पे खर्च करते हैं, हो सकता है कपड़ों पे, हो सकता है सर्विसेज पे, हो सकता है हॉस्पिटल का खर्चा, हो सकता है खाने पीने पे। तो वो पैसा क्या होता है, सर्कुलेट होता है, वापस इकोनॉमी में जाता है। आपने पैसे लिए जॉब की शक्ल में और फिर पैसे खर्च किए खर्चों की शक्ल में। आपने स्पेंड किया स्टडीज पे, आपने स्पेंड किया कपड़ों पे, आपने स्पेंड किया खाने पे। तो ये क्या एक साइकिल चल रहा है, साइकिल, या इसको कहते हैं फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी। अब फ्लो ऑफ मनी टूटता कब है कि जब आपने कमा तो लिया इनकम की शक्ल में, मगर अब आप खर्च नहीं कर रहे, आप दोबारा से इकोनॉमी में वो पैसे डाल नहीं रहे। तो आप क्या कर रहे हो, आप सेविंग्स कर रहे हो, आप अपने पास घर में पैसे जमा करके रख रहे हो। आप बैंक में भी अगर डाल दोगे तो आपने इकोनॉमी में वापस डाल दिया पैसा, मगर आप बैंक में भी नहीं डाले, आप घर में अपनी अलमारी में अपने लॉकर में सेविंग्स कर रहे हो। सो दैट इज विड्रॉयल। मोर ओवर, हो सकता है आपने पहले कोई इन्वेस्टमेंट की हो या बैंक में पैसे रखवाए हो, और अब आपने उस बैंक से पैसे निकाल ली और अब आप उसे घर पे रख रहे हो। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ विड्रॉयल। ठीक है। मोर ओवर, अब अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे विड्रॉ नहीं करना, मुझे क्या करना है, इंजेक्ट करना है पैसा, क्या करना है, इंजेक्ट करना है, किसमें, इकोनॉमी में डालना है। तो अगेन आप बैंक में डाल रखवा सकते हो, आप गोल्ड परचेज कर सकते हो। उसके अलावा इंजेक्शंस और किस किस तरह की हो सकती हैं, कहीं किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया तो दैट इज एन इंजेक्शन। आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, सो पैसे आएंगे। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो आउट ऑफ योर कंट्री, देन यू विल बी रिसीविंग फॉरेन करेंसी फ्रॉम अदर कंट्रीज, सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। एंड विड्रॉयल्स की एग्जांपल सेविंग्स, टैक्सेशन, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। आप इंपोर्ट कर रहे हो, बाहर के ममालिक से सामान अपनी कंट्री में मंगवा रहे हो, तो यकीनन अपनी करेंसी फिर आपको उनको पे करनी पड़ेगी। So that is again a withdrawal. Why withdrawal? Because आपकी import is never a good thing for any country. Export is considered to be healthy for a country, whereas import is considered to be unhealthy for any country's economy. इसको encourage नहीं किया जाता, इसको encourage किया जाता है। क्यों? एक्सपोर्ट से क्या होता है, फॉरेन करेंसी आपके मुल्क में आती है, तो आपकी कंट्री को फायदा होता है। आपके कंट्री के गुड्स बिक रहे होते हैं बाहर, जो आपकी कंट्री में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, लिहाजा आपकी आवाम को, आपकी कंट्री मैन को जॉब्स मिल रही हैं, जॉब क्रिएशन हो रही है। ठीक है, इंडस्ट्रीज लग रही है, डिमांड पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स की हो रही है, दैट्स हेल्दी। Whereas import से क्या मुराद है, import आप बाहर से मंगवा रहे हो, यानी बाहर की कंट्री के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, which is unhealthy for your country. Now over here ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं आपके, विड्रॉयल एंड इंजेक्शन से क्या मुराद है। बिलाल सो नहीं जाना क्लास में, सहरी में उठे हो और देर से सोए हो। ठीक है, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया। ऑल राइट, फैक्टर्स विच अफेक्ट द इकोनॉमी। भैया साथ साथ पढ़ लोगे ना आसानी हो जाएगी, अकेले तो F1 और भी नहीं पढ़ा जाता। अच्छा जी, फैक्टर्स विच अफेक्ट द इकोनॉमी पढ़िए। The economy is rarely in a stable state because of the various changing factors which influence it. This include investment level, the multiplier effect, inflation, saving, confidence, interest rate, and exchange rate. क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि जो इकोनॉमी होती है ये जो है बहुत ही रेयरली स्टेबल होती है, क्योंकि उसकी वजह जो है वो इन्फ्लेशन हो गई, सेविंग्स हो गई, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट की वजह से। इकोनॉमी में हर वक्त या अक्सर ही हलचल मचती रहती है। क्यों? क्योंकि साइकिल चल रहा है ना, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी
इंजेक्शंस हो रही हैं, कभी विड्रॉल्स हो रहे हैं। अब आप इंडिविजुअल्स को तो कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना, बिकॉज यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड डेमोक्रेटिक कंट्री एक तरह की फ्रीडम देती है कि आप जैसे चाहे ऑपरेट करें अपने पैसे को, आपका पैसा आपकी मर्जी, ठीक है। तो ज्यादा गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती इन मामलात में, सिवाय इसके कि टैक्स वगैरह एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज, एक्सपोर्ट ड्यूटीज। तो ये कहा जा रहा है कि भाई इकोनॉमी जो है आपकी कभी भी स्टेबल स्टेट में नहीं रहती, अप एंड डाउन होता रहता है, जैसे कि एक हार्ट पंप होता रहता है, धक 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 टिक टैक चलता रहता है, इसी तरह इकोनॉमी में भी यही चलता है। व्हाट इज द मल्टीप्लायर इन द नेशनल इकोनॉमी? मल्टीप्लायर जरा पढ़ें, क्या है ये चीज? The multiplier involves the process of circulation of income in the national economy, whereby injection of a certain size level lead to a much larger increase in the national income, and initial increase in expenditure will have a snowball effect, leading to the further and further expenditures in the economy. क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है कि मल्टीप्लायर जो है ये एक प्रोसेस है जो कि सर्कुलेशन है नेशनल इकोनॉमी में। ओके जी, जरा तवज्जो से सुने। आपने कभी स्नोबॉल इफेक्ट देखा है? किसी ठंडे इलाके में गए हो? हम्म ठीक है, स्नो देखी है? हम्म ओके जी। कभी शायद कार्टून्स वगैरह में भी देखा हो कि पहाड़ है, ठीक है, और ये पहाड़ पे स्नो है, ठीक है, और इस पहाड़ से कोई एक पत्थर नीचे लुढ़क के गिरने लगता है। तो वो जब नीचे लुढ़कता लुढ़कता आता है तो उसके इर्द गिर्द स्नो लिपट जाती है उस स्टोन के, और वो पूरा नीचे आते 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 वो एक बड़ा सा स्नो का गोला बन चुका होता है। ये वो एक छोटा सा पत्थर जो यहाँ से जिसने सफर तय किया था, वो गिरता 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 उस पे स्नो लिपटते लिपटते वो एक बड़ा स्नो बॉल बन जाता है, ठीक है, जब तक वो नीचे आता है। दैट इज नोन एज द स्नोबॉल इफेक्ट। ओके, अब क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमी में भी कुछ इसी तरह का सीन है कि फर्ज करो तुमने एक छोटा सा फैसला किया कि मैंने फला प्रोजेक्ट में, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मुझे फला प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। तो तुम्हारा ये छोटा सा फैसला, एक छोटा सा डिसीजन मल्टीप्लायर इफेक्ट रख सकता है। उसमें ये पूरी पोटेंशियल होती है कि जो तुमने पहिया चलाया, जो तुमने ऊपर से एक छोटा सा स्टोन फेंका, वो नीचे आते 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 स्नोबॉल इफेक्ट की तरह वो बढ़ जाएगा। तो विच इज गुड फॉर द इकोनॉमी। तुमने डिसाइड किया कि मैं अपनी छोटी सी दुकान लगाता हूँ, कारोबार करता हूँ, तो तुमने एक छोटी सी दुकान लगाई और तुमने उसमें एक अदद एम्प्लॉय को रखा। तो ये तुम्हारा जो एक कदम, एक डिसीजन है, वो इकोनॉमी के लिए एक हेल्दी डिसीजन है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा। आज तुम्हारा बिजनेस छोटा है, लेकिन तुम धीरे धीरे तुम्हारी ग्रोथ होगी, तुम्हारे बिजनेस की ग्रोथ होगी। आज तुम एक फैमिली, एक घर को सपोर्ट कर रहे हो, उसका उसकी आमदन का जरिया बन रहे हो, कल को तुम 2 और एम्प्लॉयज रखोगे, और परसों हो सकता है तुम्हारी पूरी सुपरमार्केट की एक चेन हो, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोग तुम्हारे सुपरमार्केट की चेन को चलाते हुए अपने घर को चला रहे हैं। So that is a snowball effect, which is said to be the multiplier in the national economy. एक छोटी सी इंजेक्शन बहुत मुफीद साबित होती है, एक छोटी सी विड्रॉल बहुत नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। That is the multiplier effect. All right, aggregate supply and demand. Supply और demand किसे कहते हैं बिलाल? सप्लाई तो जैसे चीजें सप्लाई होती हैं, होती है कि मार्केट में किसी चीज की बहुत डिमांड है। Exactly. तो उसी तरह डिमांड और सप्लाई, आपने सही कहा,
कि कुछ चीजों की डिमांड होती है, यानी कि लोगों को वो चाहिए। जब लोग वो डिमांड करते हैं तो डिमांड इज क्रिएटेड, और जो लोग इसको मैन्युफैक्चर करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तो वो सप्लाई कर रहे होते हैं। तो डिमांड और सप्लाई का एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है कि भैया जितनी डिमांड होगी सप्लाई भी उसी रफ्तार से बढ़ेगी, और जितनी कम डिमांड होगी या ना के बराबर होगी तो सप्लाई भी धीरे 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 कम होती जाएगी। So that is the relationship between demand and supply. Aggregate मतलब मजमुआ, यानी कि पूरी की पूरी कंट्री में क्या डिमांड और सप्लाई क्या है किसी भी एक प्रोडक्ट का। और यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि भैया ये डिमांड और सप्लाई के ना दो मेन मसले हैं, और वो मसला क्या है? मसला नंबर एक इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, मसला नंबर दो यानी कि एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। कैन यू डिफाइन दीज टू? बिलाल, डिफाइन। इन्फ्लेशन तो जो जाहिर है जब डिमांड बढ़ेगी तो हो सकता है शॉर्टेज हो जाए, तो जिनके पास चीज होगी वो उसको महंगा बेचेंगे। एग्जैक्टली। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट तो पता नहीं क्यों होगी। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, और बेरोजगारी किस तरह से या कैसे? पता नहीं। अगेन ये देखो, हम किसी भी एक चीज को अलग से नहीं समझ सकते। जैसे कि तुम बोलो कि मैं बिलाल हूँ और बस मैं, और मैं इंडिपेंडेंट, तो मैं बोलूंगी ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि जो भी शख्स अपने आप को इंडिपेंडेंट कहता है। दरअसल हम में से कोई भी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। हम सब एक इंसान, इंसानियत अगर पूरी ह्यूमैनिटी को देखें तो पूरी ह्यूमैनिटी एक जिस्म के मानंद है, और हम सब उसके हिस्से हैं। हम सब उसके हिस्से हैं, ठीक है, हम सब उसका पार्ट है। अगर उंगली को तकलीफ पहुंचती है तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब होती है। अगर एक पैर को तकलीफ होती है, एक अंगूठा आपका, आपको चोट लग जाए उस अंगूठे पे, तो आपकी पूरी बॉडी को वो दर्द फील होता है और वो प्रोडक्टिविटी पे असर आता है। अगर आपके सिर्फ सर में दर्द हो तो आप काम नहीं कर सकते। तो ये पूरी इंसानियत एक जिस्म की मानद है, और आप किसी भी जिस्म के हिस्से को इग्नोर नहीं कर सकते, और ये सब कनेक्टेड है। वी ऑल आर कनेक्टेड। हम सब इंफरादी तौर पे हैं तो अलग अलग, मगर हम इंडिपेंडेंट हो नहीं सकते क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, हम कनेक्टेड हैं। अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं तो सबको असर पड़ेगा, सबको फर्क पड़ेगा किसी ना किसी अंदाज से। अगर आज इमरान खान रिमूव कर दिया जाता है तो हम सबको फर्क पड़ेगा, इवन ग्लोबली दूसरी कंट्रीज को भी फर्क पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि एक हिस्सा तकलीफ में हो तो पूरी पूरी दुनिया जो है सुकून में हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर लिबिया में कोई मसले मसाइल चल रहे हैं तो उसका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी आ रहा है। हमें वो नजर नहीं आ रहा, और हमें ये पता नहीं चल रहा कि वो लिबिया में जो जुल्म हो रहा है उसकी वजह से ये इम्पैक्ट हम पे आ रहे हैं। वो हमें पता नहीं चल रहा, वो हमारी लाइल्मी की वजह से, हमारी लाशऊरी की वजह से। बट इट इज अ फैक्ट दैट वी ऑल आर कनेक्टेड। सेम वे जब इकोनॉमी की बात होती है तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी लोगों से ही तो बनी हुई है। इकोनॉमी कंट्रीज और लोग, उसमें रहने वाले लोग, काम करने वाले लोग, घरों में रहने वाले लोग, कंपनीज में जॉब करने वाले लोग, पॉलिटिशियंस जो फैसले ले रहे हैं मुल्क के लिए, इसी से तो इकोनॉमी बनी। तो कहा यह जा रहा है कि अगर आपके मुल्क में इम्पोर्ट ज्यादा हो रहा है, इम्पोर्ट यानी आप बाहर से, बाहर के मुल्कों से सामान मंगवा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो सामान आपकी कंट्री में नहीं बन रहा, और अगर बन भी रहा है तो बहुत लो लेवल पे बन रहा है। तो अगर यही सामान जो आप इंपोर्ट करवा रहे हो, अगर आप अपनी कंट्री में इसकी फैक्ट्रीज लगवा लो, इंडस्ट्रीज लगवा लो, और वो इंपोर्ट करने के बजाय यही मैन्युफैक्चर करो, तो कितने लोगों को नौकरी मिल जाएगी।
मगर चूंकि आप ऐसा कर नहीं रहे तो बेरोजगारी है, और बेरोजगारी है तो फिर चोरी चकारी भी है, चोरी चकारी है तो फिर महंगाई भी है। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड। आप किसी एक चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड एंड ऑल दीज थिंग्स इन द इकोनॉमी आर इंटरकनेक्टेड, जस्ट लाइक डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, हो सकता है सप्लाई घटे तो डिमांड बढ़ जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब देखो हमने कितनी चीजों की बात की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की, जहाँ पे गवर्नमेंट का डिसीजन आता है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, उसकी पॉलिसी इन्वॉल्व होती है। फिर इकोनॉमी में कंट्री के लोगों का जिक्र आता है, क्योंकि वो लोग कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा इंडस्ट्री लगाने के लिए, इसलिए बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है। हर कोई जॉब की तलाश में है, कोई कारोबार नहीं करना चाहता, हर कोई जॉब चाहता है। मगर जॉब बंदा करता कहाँ है? किसी कारोबार में ही तो जॉब मिलती है ना, किसी कंपनी में, किसी फर्म में, किसी दुकान पे, जहाँ कोई सेठ काम कर रहा हो तो उसके अंडर ही तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो जब तक कारोबार लगाने वाला माइंडसेट, अब यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं स्कूल्स को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, कि कारोबार बनाने वाला माइंडसेट स्कूल्स इंस्टीट्यूट्स जनरेट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये फिर प्रॉब्लम आ रही है। तो अब देखो स्कूल भी इसका पार्ट है, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, स्कूल भी इसका पार्ट है, सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं। तो बेरोजगारी बढ़ी, फिर उसके बाद महंगाई भी बढ़ी। अब महंगाई क्यों बढ़ी? हर चीज इंटरकनेक्टेड है। बेरोजगारी बढ़ेगी तो जाहिर है फिर जो जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग बाहर से माल मंगवा रहे हैं, तो बाहर से आने वाला माल तो ज्यादा महंगा होता है ना बनिस्बत इसके के जो कंट्री में ही बनाया जा रहा हो, लोकली बनाया जा रहा हो। सिंपल सी मिसाल है बिलाल, अगर कभी आप मॉल में अपनी मम्मा के लिए परफ्यूम्स लेने गए हो, तो अगर आप बाहर के ब्रांडेड परफ्यूम्स लोगे, ब्रांड्स के यानी इंटरनेशनली एक्सपोर्टेड परफ्यूम्स, तो वो बहुत महंगे होते हैं। और आप हमारे लोकल पाकिस्तानी ब्रांड्स के परफ्यूम्स लो तो वो बहुत रीजनेबल होते हैं। इतने सारे आजकल ब्रांड्स निकल आए हैं, हर कोई परफ्यूम्स बना रहे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छी खुशबू है और बहुत जबरदस्त है। मगर क्या है, अब कस्टमर का माइंडसेट भी बना हुआ है। किसने बनाया है कस्टमर का माइंडसेट? मीडिया ने, मॉर्निंग शोज ने। और मीडिया में आ रहे नहीं नहीं फना परफ्यूम तो बड़ा अच्छा है, सीके का और कैल्विन क्लाइन का और ये और वो, ठीक है। और लोकल ब्रांड्स को कोई प्रमोट ही नहीं कर रहा, पाकिस्तानी ब्रांड को कोई अच्छा समझ ही नहीं रहा। भाई आप ट्राई तो करो, बहुत जबरदस्त है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जितनी चीजें हम बात कर रहे हैं अभी, तो ये हमने बहुत थोड़ी सी चीजों की बात की है। इकोनॉमिक लेवल पे इससे भी ज्यादा फैक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और एक दूसरे को मुतासिर करते हैं। कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, हर कोई डिपेंडेंट है, हर कोई एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। फिलहाल कहाँ गया? और कंटिन्यू करते हैं आगे। हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ है जिसपे आपको नजर आ रहा होगा कि ये नेशनल इनकम है, ये प्राइस है। नेशनल इनकम आप देखेंगे कि जैसे जैसे बढ़ेगी Y1 Y0 Y2 Y3, उसी तरह प्राइस भी आप देखें बढ़ रही है। क्या मतलब है इस बात का? Figure 3 shows that the aggregate demand curve slopes from left to right. That is, demand will rise as prices fall because people can afford more, but may shift as shown. A shift may be due to a factor which such as increase or decrease in consumer confidence. This is explained below. अच्छा, इसको समझने से पहले हमें एक बेसिक समझना होगा। और वो बेसिक क्या है? वो बेसिक ये है, ऑलराइट। ये प्राइस आ गई यहाँ पे, P0 P1 P2
और ये डिमांड आ गई D1, D2, D3। प्राइस और डिमांड का ये ताल्लुक है, प्राइस और डिमांड का ये ताल्लुक है कि जो प्राइस बढ़ेगी, जो प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड क्या होगी, घटेगी, वैसे वैसे डिमांड घटेगी। और जो प्राइस घटेगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि डिमांड 1, फॉर एग्जाम्पल डिमांड 1 is 10 units, 20 units and demand 3 30 units, and over here the price is 10, 20, 30। तो जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस 30 है तो उसकी डिमांड मिनिमम होगी, कम होगी, दैट इज 10। एंड जैसे जैसे प्राइस घटेगी उसी कमोडिटी की तो आपकी डिमांड उस कमोडिटी के लिए बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अब वो सस्ती हो गई है, अब वो रेंज में है, अब वो रीजनेबल है, आप उसी कमोडिटी के ज्यादा प्रोडक्ट्स, ज्यादा यूनिट्स खरीद सकते हो। तो ये जो लाइन बन रही है इस लाइन को डिमांड कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, डिमांड कर्व। अब ये देखिए डिमांड कर्व किस तरह से इसकी शेपिंग है और किस तरह से इसकी स्लोप है। इसे कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और ये एक जनरल उसूल है कि जब भी किसी एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जैसे ही उसकी प्राइस क्या होती है, घटती है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये एक जनरल रूल, जनरल, इसमें एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन रूल्स भी हैं, क्योंकि हर तरह के प्रोडक्ट होते हैं ना, हर तरह की कमोडिटी होती है। ये एक जनरल रूल है फॉर अ जनरल प्रोडक्ट। अब वो जनरल प्रोडक्ट हो सकता है एक पेन हो, या फिर कोई कपड़े हो, या फिर कोई भी आम सी जो रूटीन की कोई चीज हो जो यूज हम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कहते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं, नाउ दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, एंड अगर प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है, और अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है। तो जब ये दो एरोज आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व, मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है, आगे बढ़े। क्लियर है। अब आगे जो कहानी है वो है इसकी। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये डिमांड कर्व है, ये जो लाइन आ रही है ना, डिमांड कर्व है, ये भी डिमांड कर्व है, ये भी डिमांड कर्व है, ये भी डिमांड कर्व है। बट पॉइंट टू बी नोटेड कि ये डिमांड कर्व एक ही कर्व पे नहीं है, यानी मूवमेंट नहीं हो रही। इट्स नॉट द मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व, बट इट्स अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। पूरी डिमांड कर्व शिफ्ट हो रही है अपनी जगह से। और क्यों शिफ्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिखाया जा रहा है, वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पे इनकम है। तो दिखाया ये जा रहा है कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी तो वैसे वैसे मैं हाई प्राइस के गुड्स को खरीद सकता हूँ, मेरी सलाहियत बढ़ेगी। डेफिनेटली पहले मैं महंगे आइटम्स नहीं खरीद सकता था क्योंकि मेरी इनकम कम थी, अब मेरी इनकम ज्यादा है तो मैं महंगे आइटम्स की तरफ जा रहा हूँ। तो आप देखो महंगे आइटम्स जैसे जैसे प्राइस हाई हो रही है वैसे वैसे इनकम हाई हो रही है, तो वैसे वैसे हाई प्राइस की कमोडिटी को परचेज किया जा सकेगा, एंड द डिमांड इज शिफ्टिंग अपवर्ड्स। अब आप यहाँ पे देखो कि इसी पे यहाँ पे सप्लाई कर्व बनाई गई है, सप्लाई कर्व। ठीक है, अब इस सप्लाई कर्व को समझने के लिए हमें पहले एक बेसिक सप्लाई कर्व समझना होगा। जैसे हमने यहाँ पे बेसिक डिमांड कर्व समझा, तो अब हम बेसिक सप्लाई कर्व समझते हैं। सप्लाई कर्व का उसूल ये है कि जो प्राइस बढ़ेगी, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लायर जो है ज्यादा यूनिट सप्लाई करेगा।
और जो जो प्राइस घटेगी तो वैसे वैसे सप्लायर कम यूनिट्स क्या करेगा, सप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि उसका फायदा नहीं है ना, उसको ज्यादा फायदा कब है, जब हाई प्राइस। ठीक है, अब ये मेरी बन गई सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व। अब आप एक मेजर डिफरेंस देखें कि सप्लाई कर्व की शेप, यानी कि वो इस तरफ नेगेटिवली स्लोपिंग है और डिमांड कर्व पॉजिटिवली स्लोपिंग है। ये पॉजिटिवली स्लोपिंग है, ये नेगेटिवली स्लोपिंग है। और सप्लाई कर्व का उसूल क्या है, सप्लाई कर्व क्या कह रही है कि भाई जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे मैं डिमांड या सप्लायर जो है ज्यादा गुड्स प्रोवाइड करेगा, और जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होगी तो कम यूनिट सप्लाई किए जाएंगे। ये एक जनरल रूल है सप्लाई का। ठीक है, ये नेगेटिवली स्लोपिंग है और ये पॉजिटिवली स्लोपिंग है, पॉजिटिव, और ये जनरल रूल है। सो यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड का मॉडल शो किया जा रहा है, एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड मॉडल। All right, please read this paragraph. इसे रीड करना है। जी, Figure 3 shows that aggregate demand curve flows from left to right. Example, demand will rise as price fall because people can afford more, but may shift as down. Shift may be due to the factors such as an increase or decrease in the consumer confidence. This is explained below. ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमने दो जनरल रूल्स पढ़े, ये दो जनरल रूल्स का उलट भी हो सकता है। और वो उलट क्यों होगा? क्योंकि हो सकता है उसमें वो फैक्टर इन्वॉल्व हो कि जहाँ पे कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस लो हो गया हो प्रोडक्ट में। लाइक फॉर एग्जांपल एक बिस्किट है, ठीक है, ये बिस्किट पहले 20 रुपए का मिलता था और अब ये 10 रुपए का मिलता है। तो एक जनरल रूल के हिसाब से सीन ये है कि जब 20 रुपए का बिस्किट है तो डिमांड कम है, कम लोग खरीदते हैं, और जैसे ही 10 रुपए का हुआ डिमांड बढ़ गई, ज्यादा लोग खरीदने शुरू हो गए, खरीद 10 रुपए का बिस्किट, वाह जबरदस्त। ये एक जनरल रूल है। मगर इट इज पॉसिबल कि कुछ लोग जो 20 रुपए पे खरीदते थे इस बिस्किट को, अब ये बिस्किट खरीदना छोड़ दें, ये सोचकर कि अब 10 रुपए का कर दिए, जरूर क्वालिटी गिराई हो, या अब जरूर इस दाल में कुछ काला है, छोड़ो नहीं खरीदो, अब ये ब्रांड नीचे आ गया, कोई और ब्रांड का बिस्किट ले ले। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी भी हो सकती है। और इस साइकोलॉजी के मुताबिक 20 से 10 रुपए पे होने की वजह से डिमांड कम भी हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स कि आखिर प्रोडक्ट कौन सा है और आवाम की सोच कैसी है। Now, the determination of national income. नेशनल इनकम को डिटरमाइन कैसे किया जाए, जरा पढ़ें। Equilibrium national income is determined using aggregate supply and aggregate demand analysis. ऑल राइट, नेशनल इनकम को समझना है, अगर नेशनल इनकम को समझना है तो इकोनॉमी की, कंट्री की क्या देखो, एग्रीगेट सप्लाई को देखो, एग्रीगेट डिमांड को देखो। तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा कि भाई डिमांड और सप्लाई का आपस में क्या रिश्ता है, कितनी चीजों की डिमांड होती है, सप्लाई किस चीजों की होती है, किन चीजों की नहीं होती। तो इस कंट्री की नेशनल इनकम कहाँ स्टैंड कर रही है ये पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये चैप्टर जो बेसिकली है ये हमें बेसिकली क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि हम कुछ बेसिक इकोनॉमिक के उसूलों को समझ सकें
और कुछ इकोनॉमिक के टर्मिनोलॉजीज को समझ सकें हम। मतलब बीइंग एन अकाउंटेंट हमारा इकोनॉमिक्स से कोई खास लेना देना तो नहीं है, क्योंकि हम इकोनॉमिस्ट नहीं बनने जा रहे हैं, हम अकाउंटेंट्स बनने जा रहे हैं। मगर डेफिनेटली बीइंग एन अकाउंटेंट वी आर वर्किंग इन एन इकोनॉमी, एंड हम अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो हमें इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। तो हमें इकोनॉमी कैसे काम करती है, कैसे फंक्शन करती है, उसके कुछ बेसिक उसूल क्या हैं और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जिनका इस्तेमाल किया जाता है उनसे वाकिफ होना जरूरी है। तो इसलिए हमें ये चैप्टर पढ़ाया जाता है। फुल एम्प्लॉयमेंट नेशनल इनकम, जरा पढ़िए ये क्या है, ये तो कौन सा कॉन्सेप्ट है? If if one aim of country's economic policy is full employment, then the ideal equilibrium level of national income will be where AD and AC are in balance at full employment level of national income without any inflationary gap. In other words, when aggregate demand at current price level is exactly sufficient to encourage firms to produce an output capacity where the country's resources are fully employed. क्या कह रहे हैं? अगर जो उनका मकसद है किसी कंपनी के सारे के सारे जॉब करते हुए रोजगार हो, तो जो आइडियल इक्विलिब्रियम है एडीओ या एएस होना चाहिए। जी, एडी और एएस बैलेंस में होना। एडी यानी एनुअल डिमांड और एएस यानी एनुअल सप्लाई। ये दोनों जहां भी क्रॉस करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पे आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट आप रखना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल, बट इट शुड बी विदाउट इन्फ्लेशनरी गैप। नाउ व्हाट इज एन इन्फ्लेशनरी गैप भैया, जरा पढ़िए। In a situation where resources are already fully employed, there may be inflationary gap since increase in demand will cause price change but no variation in real output. क्या कह रहे हैं? ये कहने कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पर सारी जो रिसोर्सेज हैं फुली यूज हुई हो, तो हो सकता है कि वहां पर इन्फ्लेशनरी गैप हो जाए, क्योंकि जो है वो इंक्रीज जो डिमांड होती है उसकी वजह से प्राइस चेंज हो जाती है, लेकिन आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। Okay. In a situation where resources are already fully employed, क्या मतलब है इस बात का कि resources are fully employed? What are resources? कितने तरह के resources होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के पास, किसी भी कंट्री के पास? बिजनेस होता है, Okay, we have three kinds of resources: time, energy, man, machine, material, money, so on and so forth. ये सब रिसोर्सेज है जो किसी भी इंसान के पास या फिर किसी भी कंट्री के पास या फिर किसी भी कंपनी के पास होते हैं। अब अगर आप ये तमाम रिसोर्सेज को फुल्ली एम्प्लॉय कर रहे हैं, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पर लेकर जा रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मुकम्मल इस्तेमाल, यानी आप जाया किए बगैर इनको काम पे लगा रहे हैं, तो मतलब ये एक अच्छी बात है। ठीक है, अब ये अच्छी बात तो है, मगर इसके अलावा क्या हो सकता है? देयर मे बी एन इन्फ्लेशनरी गैप सिंस इंक्रीजेस इन डिमांड will cause price changes but no variations in real output. अगर किसी भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे फर्ज करो लॉकडाउन था, या कभी भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि लाइक कुछ सालों पहले एमक्यूएम की स्ट्राइक होने वाली होती थी, तो हम कराची वाले क्या करते थे, हम फटाफट अपना ग्रोसरी की चीजें फटाफट जमा कर देते थे, ब्रेड अंडे ये सब ले आओ, पता नहीं कल बंद है, क्या हालात होने वाले हैं कुछ पता नहीं। तो अचानक से क्या होता था, डिमांड बढ़ जाती थी,
इन खाने पीने की चीजों की, और जिसकी वजह से प्राइस फौरन मुतासिर हो जाते थे कि जाहिर है अब एक दुकान में अगर 10 पैकेट डबल रोटी के हैं और मोहल्ले वाले 25 लोग आ गए डबल रोटी लेने, तो दुकान वाला तो बोलेगा ना मैं क्यों ना इस मौके का फायदा उठाऊं, और मेरे पास सिर्फ 10 हैं, तो जो इसके 100 रुपए दे सकता है तो वो ले जाए। और आम हालात में भी 60 रुपए की एक डबल रोटी होती है, अब इन हालात में वो 100 रुपए का कर देगा। क्यों? क्योंकि वो भी लूटने को बैठे हैं तैयार। तो दैट इज प्राइस चेंज में तो फर्क आया, मगर रियल आउटपुट में कोई फर्क नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये एक तरह का टेम्पररी सिचुएशन या सिनेरियो हुआ, और प्लस इसमें दरअसल कितनी डबल रोटी बना के रख लें, 50 बना के रख लेंगे तो वो खराब एक्सपायर हो जाएंगी, तो लिहाजा सप्लायर तो अपने हिसाब से ही वो बनाता है। वो ना वो एकदम से ज्यादा भी नहीं बनाता, एकदम से कम भी नहीं बनाता, क्योंकि उसको मालूम है कि ये टेम्पररी इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है, और इसका कुछ भरोसा नहीं है कि कब बढ़ जाए कब घट जाए। तो माल जाया नहीं करना, एवरेज बनाना है, रीजनेबल अमाउंट निकालनी है जो हमें पता है कि बिक जाएगी, जाया नहीं। तो ये इस तरह से ये पूरा सिनेरियो बिल्डअप हो है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, अ शिफ्ट इन डिमांड और सप्लाई विल नॉट ओनली चेंज द नेशनल इनकम, इट विल आल्सो चेंज प्राइस लेवल्स। डिमांड अगर शिफ्ट हो रही है, शिफ्ट एंड मूवमेंट में फर्क है बिलाल। क्या फर्क है? जो कि हमने देखा, दिस इज शिफ्ट वेर एज दिस इज मूवमेंट। सप्लाई ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है, ये शिफ्ट है। सप्लाई अगर ऐसे 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 जा रही है या ऐसे 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 जा रही है तो ये शिफ्ट हो रही है, मगर यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो रही, यहाँ पे इट्स ऑन द सेम कर्व। नाउ अब इन्फ्लेशनरी गैप बेसिकली महंगाई, और किस वजह से? रिसोर्सेस का कंप्लीटली एम्प्लॉयड होना। अभी हमने अगर एग्जांपल ली, सप्लायर डबल रोटी वाला है, तो उसके पास जितनी भी डबल रोटी थी, जितना भी टाइम था, जितनी भी लेबर थी, जितनी भी एनर्जी थी, उसने ऑप्टिमम यूटिलाइज करके डबल रोटी बना दी। अब अचानक से डिमांड अगर बढ़ भी गई है तो प्राइस चेंज होगी, उसका रियल आउटपुट चेंज नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है? क्लियर है? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। डिफ्लेशनरी गैप, व्हाट इज डिफ्लेशनरी गैप, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? पढ़िए। In a situation where there is an unemployment of resources, there is a deflationary gap. Prices are fairly constant and real output changes as aggregate demand varies. A deflationary gap can be described and the extent to which aggregate demand function will have to shift upward to produce the full employment level of national income. क्या कह रहे हैं? डिफ्लेशनरी गैप क्यों अराइज हो रहा है? बिकॉज रिसोर्सेज आर बीइंग अंडर एम्प्लॉयड, यानी इनका मुकम्मल इस्तेमाल नहीं हो रहा। जैसे कि पाकिस्तान को कहा जाता है दैट हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, मगर अभी तक हम उन्हें फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। So that means there is unemployment of resources, and इस सिचुएशन में डिफ्लेशनरी गैप होता है, जहाँ पे प्राइसेस फेयरली कांस्टेंट होते हैं और रियल आउटपुट चेंज होता रहता है डिमांड के बिना पे। A deflationary gap can be described as the extent to which the aggregate demand function will have to shift upward to produce the full employment level of national income. कि अगर हम चाहते हैं कि रिसोर्सेज कंप्लीटली एम्प्लॉय हो तो डिमांड को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बढ़ना पड़ेगा और अपवर्ड शिफ्ट होना पड़ेगा, तब जाके ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि आपके रिसोर्सेज कंप्लीटली एम्प्लॉयड हो। और जब तक अनएम्प्लॉयड है, अंडर एम्प्लॉयड है, तो आप उसको क्या कहोगे? डिफ्लेशनरी गैप, स्टैगफ्लेशन। पढ़िए। In the 1970s, there was a problem of stagflation, a combination of unacceptably high unemployment, unacceptably high inflation, and low negative economic growth. One of the causes was
diagnosed as the major rises in the price of crude oil that took place. The cost of energy rose, and this had the effect of regarding some production unprofitable. क्या कह रहे हैं समझाइए। ये कह रहे हैं कि स्टैगफ्लेशन 1970 में हुई थी। उसकी जो वजह डायग्नोज की थी वो ये थी कि क्रूड ऑयल महंगा हो गया था, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन थी उसका प्रॉफिट खत्म हो गया था। Exactly. It's a combination of unacceptably high unemployment, बेरोजगारी बहुत हद से ज्यादा है, महंगाई बहुत हद से ज्यादा है, एंड लो और नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ है ही नहीं, नेगेटिव में जा रहा है। और इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब नेगेटिव पे जा रहा है? इसका मतलब ये कि बेचारे लोगों की कोई इनकम ही नहीं है, तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल नेगेटिव है। सो ये तीन फैक्टर्स जब कंबाइन हो जाते हैं किसी भी कंट्री में, किसी भी जगह, तो उसे, इस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। ठीक है बिलाल, इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। यस। सो अब यहाँ पे एक छोटी सी समरी गिवन है, ये आप गो थ्रू कर लीजिएगा। हम इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप एंड स्टैगफ्लेशन तीनों समझ चुके हैं। अब हम आते हैं बिजनेस साइकिल के ऊपर। व्हाट इज बिजनेस साइकिल? पढ़िए। Business cycle or trade cycle are the continual sequence of a rapid growth in the national income followed by a slowdown in growth and then a fall in a national income recession. After this recession comes growth again, and when this has reached a peak, the cycle turns into recession once more. क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि एक कंटिन्यूअल सीक्वेंस होती है ग्रोथ की, जो कि यानी कि जो कि उसकी वजह से कि पहले वो नीचे चला गया, फिर वो ऊपर चला गया, और जो है अगर वो लॉस होता है तो नहीं, उसके बाद फिर दोबारा। आपने लाइफ साइकिल पढ़ी है कभी साइंस में? पढ़ी है ना? क्या होता है लाइफ साइकिल में? कभी एक चिकन की लाइफ साइकिल पढ़ी है? पहले क्या होता है? पहले वो चूजा होता है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, उसके बाद फिर इस तरीके से होती है। पहले अंडा होता है, फिर चूजा निकलता है, फिर वो चूजा मुर्गी बनता है। ठीक है, फिर अच्छा मेरी ड्राइंग पे मत जाना, बहुत ही गंदी ड्राइंग है। और फिर इसी तरह से वो फिर अगेन अपने अंडे देता है, तो ये चेन चलती जाती है और फिर वो मर जाता है एक दिन। ठीक है, देन देयर इज डेथ। सो ये पूरी साइकिल चलती है। और इसी तरह कहा जाता है कि बिजनेस की भी एक लाइफ साइकिल है जिसको बिजनेस साइकिल कहा जाता है। तो जिसमें जहाँ पे बिजनेस पैदा हुआ होता है, फिर उसकी ग्रोथ होती है, फिर एक वक्त आता है कि वो मेच्योरिटी पे पहुंचता है, फिर वो अपनी पीक पर होता है, और फिर वहां पे कुछ अरसा रहने के बाद फिर वो डिक्लाइन की तरफ आहिस्ता 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 आहिस्ता, एंड देन दैट्स इट, द एंड। तो बिजनेसेस के साथ भी यही चीजें होती हैं। तो ये बिजनेस की लाइफ साइकिल है, जहाँ पे इनिशिएशन यानी वो पैदा हुए, फिर उनकी ग्रोथ, अब वो बढ़ रहे हैं, फिर उनकी मेच्योरिटी जहाँ वो पीक पर पहुंच गए हैं, टॉप पे हैं, ब्रांड बन चुके हैं, एंड देन ग्रेजुअली अ डिक्लाइन एंड देन द डेथ। ठीक, अब इसी बिजनेस की जो ये लाइफ साइकिल है बिजनेस की। अब बिजनेस साइकिल क्या है? बिजनेस साइकिल दरअसल इसी ग्रोथ में, इसी पूरे अरसे में होता क्या है कि आपके पास कभी तो रिसेशन आता है, कभी डिप्रेशन आता है, कभी रिकवरी मोड होता है, कभी बूम होता है। अब इसकी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ये है कि वक्त के साथ साथ ये बिजनेस का हाल होता है कि वो कभी स्टार्ट होता है, कभी बहुत अच्छा कर रहा होता है, फिर वो एक डिप आती है, फिर मतलब मंदी आ जाती है,
फिर कारोबार बूम पे आ जाते हैं, ओ ईद आ गई, फेस्टिवल आ गया, अच्छा फिर हाइट पे गया और फिर इसी तरह से नीचे। सो ये जो पूरा प्रोसेस है, ए को क्या कहते हैं, बी पॉइंट को क्या कहते हैं, सी को क्या कहते हैं, डी को क्या कहते हैं। सो ए at point C, economy has reached the recovery phase of the cycle. At point C, recovery हो, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ए पे क्या हो रहा है, इकोनॉमी इज एंटरिंग अ रिसेशन। पॉइंट ए में यहाँ से अब रिसेशन की तरफ जा रहा है, रिसेशन डिप आ रही है, यहाँ पे रिकवरी हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एट पॉइंट बी डिप्रेशन, मतलब ये बिल्कुल नीचे आ गए, बिल्कुल अभी मंदी चल रही है, ठप हुआ हुआ है बिजनेस। अच्छा, और फिर डी पे क्या जाएंगे हम, डी में दोबारा से हम बूम फेज में एंटर हो गए, कहाँ एंटर हो गए, बूम फेज, यानी फिर से डिमांड बढ़ रही है उस प्रोडक्ट की, उस बिजनेस की, और बिजनेस अच्छा ग्रो कर। सो दिस इज द बिजनेस साइकिल ऑफ एनी बिजनेस। अब हम आ जाते हैं इन्फ्लेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। पढ़िए। High rates of inflation are harmful to the economy. Inflation redistributes income and wealth. Uncertainty about the value of money makes business planning more difficult. Constantly changing price impose extra cost. क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हाई जो इन्फ्लेशन के रेट्स होते हैं इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह, और जो यानी कि प्राइस बार बार चेंज हो रही है तो उसके लिए बिजनेस के लिए भी ज़्यादा मुश्किल है, और जो बार बार चेंज होती है प्राइस उसकी वजह से कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। राइट। तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, और ये महंगाई का सिलसिला जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि बहुत सारे फैक्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो एक चीज पे असर पड़ा तो दूसरी चीज भी अफेक्ट हुई, दूसरी चीज पे असर पड़ा तो तीसरी चीज भी अफेक्ट हुई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसी तरह चलता रहता है। अच्छा जी, अब व्हाई इन्फ्लेशन इज अ प्रॉब्लम, महंगाई आखिर एक प्रॉब्लम क्यों है, तो उसके कुछ रीजंस हैं जो आपके सामने है। नंबर वन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखो भैया, इनकम एक सिक्योरिटी गार्ड की डिफरेंट है, एक टीचर की डिफरेंट है, और फिर अगर सीईओ की डिफरेंट है, ठीक है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है, ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है, हर इंसान की कैपेबिलिटी के ऊपर है, ठीक। लेकिन अब जो मार्केट में गुड्स मिल रहे हैं उनकी प्राइस क्या कैपेबिलिटी के ऊपर है? नहीं ना। जो मार्केट में गुड्स और सर्विसेज मिल रहे हैं उनकी जो प्राइसेस है वो किसके ऊपर तय होती है, कैपेबिलिटी की, हर इंसान की जितनी कैपेबिलिटी है उसके ऊपर उसको वो सामान खरीदने को मिलेगा। शायद। नहीं ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो फिक्स प्राइस होती है और वो कंपनी अपनी कॉस्ट के मुताबिक तय करती है गुड्स को। जब आप मार्केट में जाते हो, मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हो, एक टी शर्ट है उसकी प्राइस है 2000, तो वो आपको बोलेगा नहीं नहीं, आप तो स्टूडेंट हो, आप कुछ नहीं कमाते, आपको हम 1000 रुपए में दे रहे हैं टी शर्ट, ऐसा वो बोलेगा दुकानदार? नहीं। नहीं ना। क्यों बोलेगा वो ऐसा? वो नहीं बोलेगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी इनकम 1000 रुपए है, 200 है, 98 है, या तुम भिकमंगे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलते हैं मेरी टी शर्ट है 2000 की, मैं दूंगा, लेनी है तो लो, नहीं लेनी तो अल्लाह हाफिज, खत्म बात। तो ये यहाँ पे आ जाता है मसला कि इनकम तो सबकी एक बराबर नहीं है। इनकम में तो कैपेबिलिटी देखी जाती है कि भाई तुम कितने कैपेबल हो, तुम एसीसीए बन जाओगे, क्वालिफाइड हो जाओगे, तो तुम्हारी इनकम डेफिनेटली डिफरेंट होगी। और अभी अगर तुम कहीं ज्वाइन करते हो तो वहां तुम्हें मुश्किल से 10 से 15 हजार से ज्यादा तो कहीं भी वो तुम्हें नहीं देंगे। 10 तो मिनिमम है, मतलब वही 10 तो ऐसा है कि 10 ही मिलेगा, और 15 ज्यादा तुमने अगर कोई बैचलर्स की डिग्री छोटी मोटी की हुई है। मगर अगर तुम इसी से क्वालिफाइड होते हो तो तुम्हारी स्टार्टिंग कम से कम 30-35 से तो होगी आराम से।
तो क्या फर्क आ गया कैपेबिलिटी का। मगर जब आप बाजार में गुड्स, बाजार में दाल चावल चीनी, बाजार में कोई जरूरत की चीज लेने जाते हो, तो वहां तो कैपेबिलिटी का कोई सीन नहीं है, वहां तो कॉस्ट है और वहां तो फिक्स्ड है, वहां तो आप लड़ भी नहीं सकते। तो यहाँ पे मसला आ जाता है कि भाई एक चीज, ये टी शर्ट हो सकता है मुझे बहुत सस्ती लगे जो 2000 की है, मगर तुम्हें बहुत महंगी लगे क्योंकि तुम्हारी इनकम बहुत कम है। समझ रहे हो बात? तो महंगाई तो वो हो गई, क्या बोलते हैं, महंगाई तुम्हारे लिए कुछ और है, महंगाई की डेफिनेशन, और मेरे लिए कुछ और है। इट हैज बिकम सब्जेक्टिव। द वर्ड इन्फ्लेशन हैज बिकम सब्जेक्टिव। पेट्रोल 16 रुपए से लेकर 20 रुपए का हो जा रहा है, तो वो हो सकता है किसी अमीर शख्स के लिए जिसकी अच्छी खासी इनकम है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मगर कोई आम सा इंसान है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसको बहुत फर्क पड़ रहा है। तो उसके लिए तो महंगाई हो गई, मगर अमीर के लिए तो कोई महंगाई नहीं है, अमीर के लिए तो सही है। So inflation is a subjective problem and it mostly depends upon the income of the person. Second, balance of payments effects. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी किसी भी कंट्री का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेफिनेटली महंगाई को असरअंदाज करता है। अगर तो ज्यादा इंपोर्ट का चक्कर है तो महंगाई ज्यादा होगी, और अगर एक्सपोर्ट का चक्कर है तो फिर महंगाई कम होगी। थर्ड, अनसर्टेनिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइसेस। ऑफ कोर्स अनसर्टेनिटी है, अभी डॉलर कितने का पहुंच गया है फिलहाल? पता नहीं। 185 का हो गया डॉलर। ठीक है, अब कहाँ से शुरू हुआ था? 160 से 185 पे पहुंच गया। अब आप देखें, आपके जीबीपी रेट्स भी अफेक्ट होंगे। आपने जो एग्जाम देना है एसीसीए का, आपको क्या लगता है वो सस्ता हो रहा है दिन ब दिन या महंगा हो रहा है? महंगा हो रहा है। महंगा हो रहा है। जाहिर है जब आपकी करेंसी की वैल्यू डी वैल्यू हो रही है, गिर रही है, तो महंगा तो होना है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट, रिसोर्स कॉस्ट ऑफ चेंजिंग प्राइसेस। क्या है चौथा रीजन? कि आपके पास जो रिसोर्स कॉस्ट्स हैं of changing prices. A fourth reason to aim for stable prices is the resource cost of frequently changing prices. In times of high inflation, substantial labor time is spent on planning and implementing price changes. Customers may also have to spend more time making price comparisons if they seek to buy from the lowest cost source. जाहिर है कि जब आप एक मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं तो मार्केट में है कंपटीशन, हर तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है, ए ग्रेड प्रोडक्ट भी मिल रहा है, बी ग्रेड भी मिल रहा है, सी ग्रेड भी मिल रहा है, डी ग्रेड भी मिल रहा है। ए ग्रेड की सबसे ज्यादा प्राइस है, बी ग्रेड की जरा कम, सी ग्रेड की उससे कम, और डी ग्रेड की बिल्कुल ही कम। ठीक, तो अब कस्टमर्स भी सोचेगा और सप्लायर भी सोचेगा, दोनों सोचेंगे कि भाई मुझे कौन सा माल बनाना चाहिए, बेचना चाहिए, और पब्लिक सोचेगी मुझे कौन सा माल खरीदना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, जितनी इन्वेस्टमेंट्स लोग करेंगे, यानी बाहर के लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे जैसे चाइना ने इन्वेस्ट किया है, तो वो हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए अच्छी न्यूज है, अच्छी बात है। गवर्नमेंट जितना इन्वेस्ट करेगी प्रोजेक्ट्स में, अच्छी बात है, ग्रोथ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, महंगाई कम होगी। ठीक है, तो ये सारे इंटरकनेक्टेड मामला, आई होप यहाँ तक क्लियर हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडिसेस की तरफ। व्हाट इज अ कंज्यूमर प्राइस इंडिसेस? पढ़िए। A consumer price index is based on the chosen basket of items which consumers purchase. A weighting is decided for each item according to average spending on the item by consumer. क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो है, ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है,
ये यानी कि उनके ऊपर सेट की जाती है जो कि ज्यादातर कस्टमर्स खरीदते हैं, कंज्यूमर्स खरीदते हैं, और जो है डिसाइड की जाती है एवरेज स्पेंडिंग के लिहाज से कंज्यूमर के। Okay, ji. A consumer price index is based on a chosen basket of items which consumers purchase. And a weighting is decided for each item according to the average spending on the item by consumers. अब होता ये है कि ये एक शख्स है, ठीक है, और ये एक शख्स रूटीन में कुछ गुड्स खरीदते हैं। रूटीन में जैसे कि हम ज्यादातर फूड आइटम्स खरीदते हैं, दाल चावल आटा चीनी चाय पत्ती, ठीक है, ये रूटीन है और ये उसकी क्या है, नीड्स है, नीड्स, ठीक है, वांट्स और डिजायर्स नहीं है, नीड्स। तो क्या होता है कि एक बास्केट बनाई जाती है, ठीक है, अब असल में कोई बास्केट नहीं होती मगर इट्स लाइक अ ग्रुप किया जाता है उन कमोडिटीज को, उन गुड्स को, कि जो कि एक आम इंसान, एक आम शहरी कराची का खरीदता है यूजुअली। और वो जब वो उसको बास्केट में रख के यानी उसकी ग्रुपिंग करके क्या देखा जाता है कि भाई हम जरा वेट करें कि ये इन चीजों की प्राइसेस कितनी जल्दी या कितनी तेजी से चेंज होती है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हर शख्स, हर शहरी कराची का खरीदता है लाजमी। तो उससे क्या पता चलता है, उससे पता चलता है कि आपकी कंट्री में महंगाई किस तेजी से हो रही है या किस तेजी से नहीं हो रही, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट अपने मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए कंज्यूमर इंडेक्स निकालती है। अच्छा, अब इसी के और एक जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन यूके को टेस्ट करने का जो तरीका है वो एक रिटेल प्राइस इंडेक्स भी निकाला जाता है और फिर एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी निकाला जाता है। रिटेल प्राइस इंडेक्स किस बला का नाम है भाई? रिटेल प्राइस इंडेक्स मेजर्स द परसेंटेज चेंजेस मंथ बाय मंथ in the average level of prices of commodities and services, including housing cost purchased by the great majority of households in the UK. तो दरअसल यहाँ पे मंथ वाइज जब चेकिंग हो रही है तो रिटेल प्राइस इंडेक्स कहा जा रहा है, और जब यहाँ पे कंज्यूमर वाइज चेकिंग हो रही है यानी हर कंज्यूमर की बास्केट में कौन सी शेयर डालते हैं तो फिर उसे क्या कहा जा रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बढ़े। क्लियर है। All right. The underlying rate of inflation. The term underlying rate of inflation is usually used to refer to the RPI. क्या कह रहे हैं कि ये दूसरा नाम है किसके लिए, रिटेल प्राइस इंडेक्स के लिए। एंड इसमें एडजस्ट क्या किया जाता है, इसको एडजस्ट किया जाता है ताकि मॉर्गेज की जो कॉस्ट है ना उसे एक्सक्लूड कर दिया जाए, एंड समटाइम्स अदर एलिमेंट्स एज वेल, जैसे कि लोकल काउंसिल टैक्स। यानी कि आरपीआई कैलकुलेट करते हुए जब आप मॉर्गेज और टैक्सेस वगैरह को हटा देते हो तो उसे क्या कहते हो, अंडरलाइंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन। RPIX is the underlying rate of inflation measured as the increase in the RPI excluding mortgage interest payments. Another measure called RPIY goes further and excludes the effects of sales tax VAT. यानी कि ये अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं उस सेम चीज को कि जब आरपीआई में से मॉर्गेज और टैक्स हटा दो तो अंडरलाइंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन कहलाएगी। आरपीआई में से अंडरलाइंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि मॉर्गेज की इंटरेस्ट पेमेंट्स भी हटा दो तो RPIX कहलाएगी, और अगर तुम सेल्स टैक्स और वैट भी हटा दो तो RPIY कहलाएगी। अच्छा, ये सब नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं, तो देयर इज नो अदर वे बट टू लर्न इट अप। ओके, नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की खुसूसी वजूहात क्या हो सकती हैं? नंबर 1, डिमांड पुल फैक्टर्स। डिमांड पुल फैक्टर्स अभी थोड़ी देर पहले हमने फिलहाल एक एग्जांपल की कि एग्जांपल में क्या कहा कि भैया MQM की वजह से या किसी भी XYZ पार्टी की वजह से स्ट्राइक होने वाली है या एक दिन बंद होने वाला है
या अनसर्टेन हालात हो रहे हैं, लॉकडाउन हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं कि कितने दिनों के लिए बंद रहेगा सब कुछ, तो क्या हो जाता है कि ग्रोसरी आइटम्स यानी कि जो डिमांड्स हैं वो क्या हो जाती है, बढ़नी शुरू हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है अचानक से। और अचानक से डिमांड जब अनसर्टेनिटी की वजह से बढ़ जाती है तो डिमांड पुल की वजह से महंगाई हो जाती है, जिसे एक टेम्पररी महंगाई कहा जाता है। क्योंकि डिमांड अचानक से बढ़ गई तो सब दुकान वालों ने अपनी प्राइसेस भी एकदम से बढ़ा दी। सो दैट इज डिमांड पुल फैक्टर। देन कॉस्ट पुश फैक्टर। अब कॉस्ट पुश फैक्टर में बैक साइड से सप्लायर ही माल की प्राइस बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पीछे से कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही है क्योंकि पीछे से हो सकता है क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, हो सकता है गाड़ियों की प्राइस बढ़ी है क्योंकि पीछे से गाड़ियों को में लगने वाला मटेरियल वो महंगा हो रहा है। देन इंपोर्ट कॉस्ट फैक्टर्स। इंपोर्ट यानी कि बाहर से माल मंगवा रहे हो, तो जब बाहर से मंगवा रहे हो तो बाहर से ही महंगा आ रहा है, कंट्रीज हमें महंगा दे रही है, तो जाहिर है फिर उसकी वजह से महंगाई हो रही है। एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली, अगर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इमरान खान हटने वाला है तो फिर मैं यही सोचूंगी ना कि भाई हालात मुल्क के खराब हो जाएंगे, इससे अच्छा ये मुल्क छोड़ के चले जाओ, या फिर इससे अच्छा कि ऐसे ये कर लो या वो कर लो, या इन्वेस्टमेंट सारी निकाल लो पाकिस्तान से और बैरूनी मुल्क में डाल दो। तो ये एक्सपेक्टेशन की वजह से मैं बहुत सारे डिसीजंस ले रही हूँ, बहुत सारे एक्शंस कर रही हूँ, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, महंगाई पे असर आ रहा है। महंगाई होगी या नहीं होगी अपॉन माई एक्सपेक्टेशंस। एक्सेसिव ग्रोथ इन द मनी सप्लाई। गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसे छापने शुरू कर दिए हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमारी जो मनी की वैल्यू है पाकिस्तान करेंसी की वो डिग्रेड हो रही है, नीचे जा रही है। तो जब वो नीचे जा रही है तो डेफिनेटली फिर ऑटोमेटिकली महंगाई हो रही है। यस और नो? यस। तो ये 5 बेसिक फैक्टर्स हैं ऑफ इन्फ्लेशन, और हर फैक्टर को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है विद एग्जांपल्स, जो कि आपने खुद से गो थ्रू करना है। हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, और बेरोजगारी की कैलकुलेशन किस तरह से होगी, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय टोटल वर्कफोर्स मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारे मुल्क में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजूहात क्या हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ मजीद स्पेसिफिकली कुछ चीजें हैं, रिडंडेंसीज यानी कि नौकरी से निकाला जाना। अगर कोई कारोबार ठप होता है, फॉर एग्जाम्पल खाड़ी की दुकान है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारे पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान है, प्लस इंटरनेशनली भी है, तो अब अगर कोई खाड़ी बोलता है कि भाई मेरा कारोबार अच्छा नहीं चल रहा और मैं कोई एक आधा ब्रांच बंद करता, तो ब्रांच बंद कर दी, फिर दूसरी ब्रांच बंद कर दी, तो वहां से लोगों को निकाला जाएगा ना नौकरी से, तो इसे कहते हैं रिडंडेंसीज। या फिर कोई कंपनी है मल्टीनेशनल और उसके 5 डिपार्टमेंट्स हैं और वो सोचे कि मैं 5 डिपार्टमेंट्स में 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, मगर अब मेरा ये जो प्रोडक्ट ए है वो उतना चल नहीं रहा, तो मैं एक डिपार्टमेंट को शट डाउन कर देता हूँ, ये बनाना छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं सब नौकरी से निकाले जाएंगे। दैट इज कॉल्ड रिडंडेंसीज। ले ऑफ्स, अगेन महंगाई की वजह से, या फिर जैसे कि कोविड आ गया उसकी वजह से, कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड कोई वाकया हो गया तो उसकी वजह से ले ऑफ किया जाता है, यानी कुछ लोगों को नौकरी से या गैर जरूरी लोगों को, एक्स्ट्रा स्टाफ को निकाला जाता है। दैट इज ले ऑफ। वॉलंटरली पुटिंग अ जॉब, कोई खुद से छोड़ के जाना चाह रहे हैं। स्कूल लीवर्स विदाउट अ जॉब, जो स्कूल से पढ़ के निकल रहे हैं और वो उनके पास अभी भी जॉब नहीं है, दैट मीन्स दे आर जॉबलेस। others rejoining the workforce but having no job yet, बिल्कुल काम करना चाहते हैं मगर कोई जॉब मिलती नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ये सारी चीजें इसमें फॉल करती हैं। flows out of unemployment are unemployed people finding jobs। अच्छा, अब जैसे लोग बेरोजगार हो रहे हैं डेली बेसिस पे, उसी तरह बहुत सारे लोग रोजगार भी हो रहे हैं डेली बेसिस पे, यानी जो लोग
को जॉब मिल गई, कल तक नहीं थी आज मिल गई। लेड ऑफ वर्कर्स बीइंग रीएम्प्लॉयड, उन्हें वापस से नौकरी में रख लिया गया है। अनएम्प्लॉयड पीपल स्टॉपिंग द सर्च फॉर वर्क, यानी कि अब जाहिर है अब नौकरी मिल गई है, सो देयरफॉर दे आर नॉट सर्चिंग एनी मोर वर्क, एंड जो स्कूल से फ्रेशर्स निकले उन्हें जॉब मिल गई, दैट्स इट। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के? नंबर 1, लॉस ऑफ आउटपुट। लेबर अनएम्प्लॉय हो रहेगी, सड़कों में घूमती रहेगी, तो माल कौन बनाएगा, प्रोडक्ट्स कौन बनाएगा? लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन स्किल्स जाया हो रही है, खाली दिमाग शैतान का दिमाग बन रहा है और कुछ नहीं कर रहे, चोरियां कर रहे हैं, डकैतियां कर रहे हैं। इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जितनी इनइक्वालिटी बढ़ेगी, हैव और हैव नॉट्स के बीच में फर्क बढ़ेगा, उतनी ही अनपीसफुल आपका मुआशरा बनता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एक के पास है, एक के पास नहीं है, और जिसके पास है वो जिसके पास नहीं है उसको उससे शेयर ही नहीं करना चाहता, देना ही नहीं चाहता, तो फिर मुआशरा अनपीसफुल बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ बिलाल? बनेगा। बिल्कुल। अब बिलाल यहाँ पे देखें, हमारे पास जो एक सिस्टम आया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दीन को नाफिज किया, तो ये सिस्टम क्या था? हमें अगर इसकी बेस लाइन बताई जाए तो बेस लाइन यही है कि हैव और हैव नॉट्स के बीच का ये जो फर्क है, इसको खत्म करने के लिए ये दीन नाफिज किया गया। जिनके पास बहुत था उनको कहा गया यूनफिकून करो, खर्च करो, शेयर करो, और जिनके पास नहीं था उनको कहा गया कि भाई आप कोशिश करें, आप जॉब करें, आप काम करें, आप खुददार बने, आप भीख ना मांगे। और इनसे कहा गया कि देखो, गौर से देखो, कौन है जो मांगता नहीं है मगर जरूरतमंद है, उसकी जरूरत किसी तरह पूरी करो, जिम्मेदारी लो, अपने दस्तरखान में किसी एक को ऐड करो, भूखे को खाना खिलाओ, शेयर करो, खर्च करो, ज़कात दो। ये सब क्या चीजें हैं? ये सब इसीलिए तो है कि ताकि मुआशरे में इनइक्वालिटी को खत्म किया जा सके और एक पुरसुकून मुआशरा क्रिएट किया जा सके। देखो बेटा, ये ग्राउंड रियलिटी और ये हकीकत है कि अगर पेट में कुछ ना हो ना, तो इंसान पेट की आग को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ये फितरत है। एक माँ अपने लिए तो सब कुछ सफर कर लेगी, मगर अपने बच्चे को जहाँ भूखा देखेगी वहां फिर उसको सही गलत कुछ नहीं नजर आएगा, वो अपने बच्चे के लिए किसी हद तक भी जाएगी कि भाई मुझे अपने बच्चे का पेट भरना। अगर कोई मुझे शराफत वाली नौकरी नहीं दे रहा, तो मैं मतलब जो भी मुझे नौकरी दे रहा है मैं वहां जाके अपने बच्चे का पेट भरूं। इसी तरह इंसान भी चोर क्यों बन जाता है, डकैत क्यों बन जाता है? जब उसको लगता है कि मेरे पास मौके नहीं है या मुझे सही रास्ते पर काम नहीं मिल रहा, तो वो फिर छीना झपटी पे आ जाता है कि फिर मैं कैसे दूं, मुझे कौन दे। और ये सारी जिम्मेदारी वैसे तो सिस्टम की होती है, और सिस्टम यानी कि गवर्नमेंट की होती है, ठीक है, मगर मगर हम इनफरादी तौर पे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम इनफरादी तौर पे जितना कर सकते हैं अपनी इस्तिताअत भर, उतना तो हमें करना ही चाहिए। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है, वो कहते हैं कि मेरी मेरी खिलाफत में अगर एक कुत्ता भी भूखा मर जाए तो मेरी पकड़ है, उमर जिम्मेदार है। तो वो उस एरा के जब उनके पास खिलाफत थी, तो वो इस हद तक अपने आप को अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल कहते हैं कि एक एनिमल भी, एक जानवर भी, वो भले जानवर है, वो जानदार है, वो अगर मर रहा है तो उमर से पूछो कि उसके खलीफा से पूछो। तो ये कितना बड़ा जुल्म हो जाएगा कि अगर हमारी इंतजामियात, हमारी गवर्नमेंट अपने लोगों का ख्याल ना रखे। पकड़ तो होगी इस दुनिया में, नहीं तो उस दुनिया में तो होगी होगी, ये तो हमारा ईमान है। लेकिन इनफरादी तौर पे हमें क्या हुक्म दिया गया कि सबसे पहले अपने वालिदैन का ख्याल, फिर अपने कुर्बत जो आपके करीब हैं। करीब, जो आपके करीब कौन लोग होते हैं? जो आपके घर के ही लोग होते हैं, घर में ही काम करने वाले होते हैं, जैसे कि मासी हो गई या ड्राइवर हो गया या सिक्योरिटी गार्ड हो गया, तो ये आपके कुर्बत में है।
या आपके नजदीक हैं, ये काम करते हैं। फिर आपके कुर्बत में आपका पड़ोसी आ गया, नेबर आ गए, ठीक है, आपके दोस्त आ गए, आपके हो सकता है कोई रिश्तेदार आ गए, तो ये सब कुर्बत में फॉल करते हैं। एंड देन उसके बाद मिस्कीन, उसके बाद यतीम, एंड देन उसके बाद मिस्कीन। तो अल्लाह ने रैंक्स बना दिए, प्रायोरिटीज हमें खुद बता दी कि ये प्रायोरिटीज है। योर फर्स्ट प्रायोरिटी आर योर पेरेंट्स, योर सेकंड प्रायोरिटी इज द वन हु आर in your circle, in your circle, okay, in your circle। आप सड़क पे कोई शख्स भूखा है, आप उसके जिम्मेदार नहीं है, अल्लाह उसकी आपसे पूछेगा नहीं। लेकिन जो आपके सर्कल में फॉल इन कर रहे हैं और आपने उसका ख्याल नहीं रखा या आपने उसका हक मारा, तो अल्लाह उसके बारे में आपसे पूछेगा। और आप इस्तात रखते हो, आप ये शऊर रखते हो, और फिर भी आपने इग्नोर किया, तो अल्लाह आपसे पूछेगा। एंड देन फिर यतीम, एंड देन फिर मिस्कीन। यानी आपकी इतनी इस्तात हो कि आपने पेरेंट्स का कर लिया, इन योर सर्कल का ख्याल रख लिया, अगर आपके पास फिर भी एक्स्ट्रा है तो फिर आप यतीम का भी ख्याल करो, और फिर भी एक्स्ट्रा है तो फिर मिस्कीन का करो। नहीं तो आपके पास कुल जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स की है, दैट्स योर प्रायोरिटी। उनका हक आपने पहले अदा करना है। तो इस तरह हैव और हैव नॉट्स के बीच में जो फर्क है, ये कम हो सकता है, डिमिनिश हो सकता है, रिमूव हो सकता है, बशर्ते कि कोई चाहे तो। सोशल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट का क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट ब्रिंग्स सोशल प्रॉब्लम्स, पर्सनल सफरिंग, डिस्ट्रेस, क्राइम, थेफ्ट, वेंडलिज्म, increased burden of welfare payments. This can have a major impact on government fiscal policy. और गवर्नमेंट अगर पूरी आवाम की जिम्मेदारी है उसके ऊपर, तो वो अब जाहिर है वो भी तो लोगों से टैक्स लेकर ही तो आवाम पे खर्च कर रही है ना, तो वेलफेयर भी वो कितना करेगी, किस हद तक करेगी? ठीक, सबका कर भी सकेगी, नहीं कर सकेगी, अगर करती है तो उसके ऊपर काफी बर्डन आते हैं, और अगर नहीं करती तो फिर भी उसकी पकड़ है। ऑलराइट, तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। देन अल्लाह भला करे आपका, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में कॉजेज तो हमने पढ़ लिए हैं ऊपर, ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। तो उसमें पहली टाइप है रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरी है फ्रिक्शनल, तीसरी है सीजनल, चौथी है स्ट्रक्चरल, पांचवी है टेक्नोलॉजिकल, और छठी है साइक्लिकल। अब इसको जरा एक एक करके पढ़ें और मुझे एक्सप्लेन करें कि आपको क्या समझ आए। बिलाल, आई है? यस। पढ़िए और समझाइए। This type of unemployment is caused when the supply of labor exceeds the demand for labor, but real wages do not fall for the labor market to fair. Normally caused by a strong trade union which resist fall in their wages. Another cause of this type of employment is a minimum wage rate when it is set above the market clearing level. जी समझाइए। ये कह रहे हैं कि इस तरीके की एम्प्लॉयमेंट जब होती है जब सप्लाई लेबर की ज्यादा हो लेकिन डिमांड कम हो लेबर की। ये बेसिकली कह रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए हो रही है क्योंकि वेजेस का मसला है, बहुत कम वेज दे रहा है जो भी इनका है एम्प्लॉयर, वो इनको बहुत कम वेज दे रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने खुद क्या किया, स्ट्राइक पे चले गए हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब इनकी क्या हो रही है, रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट।
इनको वो सैलरी या वो वेज नहीं मिल रहा जो डिजर्विंग है. So that's real wage. Frictional. What is frictional? It is inevitable that employment is caused not so much because there are not enough jobs to go round, but because of the friction is the labor market difficulty in matching workers with jobs caused by perhaps by a lack of knowledge about job opportunity in general. It take time to match prospective employees with employers. Individual will be unemployed during the search period for a new job. Frictional unemployment is temporary, lasting for the period for transaction from one job to the next. क्या कह रहे? ये कह रहे हैं कि ये इसलिए होती है एम्प्लॉयमेंट क्योंकि मार्केट में जो है जॉब्स बहुत ज्यादा नहीं है. Okay. बेसिकली फ्रिक्शनल में हो ये रहा है कि लोग जिस तेजी से जॉब छोड़ रहे हैं या जॉब से निकाले जा रहे हैं, कोई भी वजह हो सकती है जॉब लीव करने की, अनएम्प्लॉयड होने की, या जिस तेजी से लोग स्कूल से पास आउट कर रहे हैं उतनी तेजी से इन लोगों को पता नहीं है कि भैया जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ मौजूद है, या किस किस तरह की जॉब की जा सकती है, या कहाँ कहाँ वैकेंसी है. तो वो जो टाइम पीरियड है ना कि जब वो उस जॉब की तलाश में निकले हुए हैं, ढूंढ रहे हैं, उन्हें नहीं मिल रही, और चूंकि बहुत जैसे 1000 लोग रोज जॉबलेस हैं और हर रोज सिर्फ 200 को नौकरी मिल रही है, तो ये डिफरेंस बहुत ह्यूज है कि 800 लोगों को जॉब नहीं मिल रही जस्ट बिकॉज या तो वो सही जगह नहीं ढूंढ रहे, या तो वो उनको पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, या तो वाकई में जॉब्स कम है मार्केट में. कोई भी रीजन हो सकता है. दिस इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. एंड इट इज सेड दैट फ्रिक्शनल इज टेम्पररी. क्यों? क्योंकि ये अभी ढूंढ रहे हैं ना, इनको मिल ही जाएगी. थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहे हैं ढूंढने में, मगर इनको मिल जाएगी. सो दैट इज टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट. जब कोई भी लोग स्विच कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर या स्कूल से पास आउट कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल. देन सीजनल. सीजनल में क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ईद आ गई है, सैलून्स में भरा हुआ रश होगा, तो एक्स्ट्रा स्टाफ हायर किया जाएगा हर जगह, चाहे वो सैलून्स हो, चाहे वो मॉल्स हो, चाहे वो कोई दुकानें हो खाने पीने की, सहरी अफ्तारी की, तो वहाँ एक्स्ट्रा स्टाफ हायर किया जाएगा. और वो एक्स्ट्रा स्टाफ सिर्फ सीजन के लिए, हमेशा के लिए नहीं. सो दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट भी सीजनल बाज़-औक़ात हो जाती है कि अभी ईद में तो हर कोई एम्प्लॉयड है, मगर ईद के बाद एकदम सब खाली हो जाएंगे, फारिग हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. ठीक है, दैट इज सीजनल. स्ट्रक्चरल. स्ट्रक्चरल जहाँ पे इस इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो कि a feature of a structural unemployment is high regional unemployment at the location of industry affected. The primary cause is significant reduction in the level of demand. ये बेसिकली होता है रीजनल वाइज कि कराची शहर बहुत डेवलप हो गया है, मगर कुछ छोटे शहर हैं सिंध के जहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं लगी, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है और लोग नौकरी की तलाश में सिंध के दूसरे दूसरे इलाकों से कराची आते हैं जॉब की तलाश में. क्यों? वहाँ क्या जॉब नहीं मिल सकती? मिल सकती है, मगर वहाँ भी स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, वहाँ किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, वहाँ प्रोजेक्ट्स नहीं खड़े हुए हुए, वहाँ मॉल्स नहीं बने हुए हुए, वहाँ हॉस्पिटल्स नहीं है, तो इसलिए वहाँ जॉब्स भी नहीं है. दैट इज स्ट्रक्चर. टेक्नोलॉजिकल, कोई एक टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है तो फिर वो ब्रांच, वो उस पर्टिकुलर चीज का कारोबार बंद हो जाता है. अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कभी देखा है वो इस तरह का टेलीफोन होता था, है ना? टेलीफोन देखा है इस तरह का पहले? देखा है. हाँ, तो ये टेलीफोन भी कोई कंपनी बनाती होगी ना, जाहिर है.
लेकिन अब टेलीफोन की क्या डिमांड बंद हो गई है, कम हो गई है, क्या हो रहा है? बन रहे हैं इस तरह के टेलीफोन या नहीं? अब तो ये कम हो गई है। बिल्कुल, अब तो ये टेलीफोन नजर ही नहीं आते। फिर एक जमाना था कि कुछ इस तरह के कैमरेज भी बहुत ज्यादा सब कोई खरीद रहा था, जिसे डिजिटल कैमरा कह रहे थे, मगर अब ये भी कम हो गए हैं। बस डीएसएलआर यानी जिन लोगों को प्रोफेशनल करना होता है उनके पास है। अब सबके पास फोन्स हैं, फोन में मोबाइल कैमरा है, तो ज्यादातर लोग तो इसी से काम चला रहे हैं। फोन भी है। अच्छा, फिर एक होती थी ऐसी करके अलार्म क्लॉक, ट्रिंग, सुबह उठाने के लिए, अब मिलती है? नजर आती है कहीं? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, मोबाइल्स आ गए। तो ये फोन इंडस्ट्री और ये अलार्म क्लॉक इंडस्ट्री यकीनन शट डाउन हो गई होगी, बंद हो गई होगी, या फिर उन्होंने अपना प्रोडक्ट्स चेंज कर लिया होगा। तो टेक्नोलॉजी की तब्दीली की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई, क्योंकि जिन लोगों को ये बनाना आता था वो लोग अब थोड़ी कोई नई चीज बना पाएंगे, उनको ये बनाना आता था। अगर तो वो सीख लेंगे नई टेक्नोलॉजी को तो वो बच जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं सीखेंगे तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। ओल्ड स्किल्स आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। पहले एक जमाना होता था कि टाइपिस्ट रखे जाते थे, जॉब टाइपिस्ट की होती थी, मगर आजकल क्या टाइपिस्ट टाइपिंग की क्या इतनी ज्यादा वैल्यू और इतनी ज्यादा वो है डिमांड। मैं उस टाइपिस्ट की बात कर रही हूँ जो टाइपराइटर पे टाइप करते थे, टाइपराइटर, right? So these old skills are no longer required, and therefore there's an unemployment which is known as technological. Cyclical, boom, decline, recession, recovery, boom, cyclical. इसकी वजह से अगर रिसेशन हो रहे हैं तो जाहिर है लोग नौकरी से निकाले जाएंगे, बूम हो रहे हैं तो लोग नौकरी पर रखे जाएंगे, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। अच्छा, यहाँ तक हमने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कर लिया है। अब हम आ रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज के ऊपर। गवर्नमेंट को कौन कौन सी पॉलिसीज अप्लाई कर सकती है कि जिससे एम्प्लॉयमेंट होगी? तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आप मुझे लॉजिकली बताओ। गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के मसले को रिजॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स ले सकती है? गवर्नमेंट जो है वो नए बिजनेस टैक्सेस कम कर दे ताकि नए नए प्लांट लगाएं, तो उसकी वजह से कम हो जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट। और वैसे भी जो छोटे बिजनेस है उनके भी टैक्स कम कर देंगे तो दायरा उन्हें प्रॉफिट होगा, तो उस हिसाब से वो और लोग रख लेंगे, बढ़ाएंगे बिजनेस को। गवर्नमेंट न्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करे जिससे जॉब क्रिएशन होगी, ठीक है, जो कि आपने कहा जबरदस्त। फिर आपने कहा, दूसरी बात आपने क्या कही कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको उनको कम टैक्स ले, ठीक है, तो उनसे कम टैक्स लेगी तो फिर क्या होगा, वो प्रमोट होंगे, उनकी ग्रोथ होगी, और कम टैक्स लेंगे तो हो सकता है वो ज्यादा पैसे बचाए और फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिले। ठीक, तो ये पॉलिसीज आ सकती हैं। इसके अलावा और कोई पॉलिसी? अब देखो यहाँ पे, स्पेंडिंग मोर मनी डायरेक्टली ऑन जॉब्स, encouraging growth, encouraging training in job skills, offering grant assistance to employers। अब देखो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि वो जो फोन था पुराने जमाने का, उस फैक्ट्री वालों को बोल सकती है कि भाई, कंपनी के हेड को बोल सकती है, भाई जो आपके लेबर है ना, लेबर जो ये बनाते थे, उनको सिखाओ। क्या सिखाओ? कि ऐसे वाले फोन कैसे बनाते हैं, अपने पास मशीन में इन्वेस्टमेंट करो और इन लेबर को फारिग ना करो, इनको सिखा के न्यू टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट करके इनको जॉब्स दो। तो ये गवर्नमेंट अगर हुक्म देगी, एनकरेज करेगी, हो सकता है मशीन खरीदने में मदद कर दे, तो इस तरह की कंपनी जो पुरानी चीजें बना रही थी वो एकदम से शट डाउन नहीं होगी, उन्हें सपोर्ट मिल जाएगी, राइट? फिर ऑफरिंग ग्रांट असिस्टेंस टू एम्प्लॉयर्स, एनकरेजिंग लेबर मोबिलिटी। लेबर मोबिलिटी से क्या मुराद है कि अगर जाहिर है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच
बंद हो रही है, एक ब्रांच बंद हो रही है, तो उन लेबर्स को फारिग ना करो, उन्हें दूसरी ब्रांच में एडजस्ट कर लो, उन्हें रीलोकेट कर लो। Then other policies may be directed at reducing real wages to market clearing levels, abolishing closed shop agreements which restrict certain jobs to trade union members, abolishing minimum wage regulations which where such regulations exist. अच्छा, अब बाज़-औक़ात गवर्नमेंट अपने लेबर तबके के लिए, उनके फायदे के लिए एक लॉ पास करती है कि जिसमें कहती है कि 1000 रुपए से कम भैया तुम किसी को भी नहीं दोगे नौकरी पे, अगर रखोगे तो 1000 रुपए मिनिमम आपको देना ही देना है, चाहे तुम एक चपरासी को ही क्यों ना नौकरी दो, चाहे तुम एक दिन का काम कराओ या 1 घंटे का काम कराओ, 1000 रुपए इज द मिनिमम वेज। तो इस रूल की वजह से, इस कानून की वजह से बहुत सारी कंपनीज नहीं रखती, लेबर को हायर नहीं करती या बहुत कम लेबर को हायर करती। तो गवर्नमेंट अगर ये रूल हटा दे तो 100 रुपए में भी किसी को रखा जा सकता है, 200 रुपए में भी रखा जा सकता है, 50 रुपए में, कम से कम उसको 50 रुपए तो मिलेंगे, कम से कम 100 रुपए तो मिलेंगे। तो ये सोच के गवर्नमेंट कि भाई मेरी कंट्री की पॉपुलेशन आवाम बहुत ज्यादा है और ये रूल ऑफ लॉ से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है या लोगों को मतलब सर्वाइवल मुश्किल है, तो ये हटा दिया जाए। सेकेंड पॉइंट का ये मतलब। थर्ड पॉइंट का मतलब है क्लोज शॉप अग्रीमेंट की भाई ट्रेड यूनियन मेंबर्स जो बन जाते हैं, ट्रेड यूनियंस में जो ज्वाइन कर लेते हैं, तो बहुत सारी कंपनीज ट्रेड यूनियन मेंबर्स को इजाजत नहीं देती या जॉब पे नहीं रखती, रिस्ट्रिक्ट कर लेती है या सिर्फ लिमिट लगा देती है कि सिर्फ 50 लोग हमारे पास जॉब कर सकते हैं। तो अगर इस को भी लॉ को रिमूव कर दिया जाए कि भाई ट्रेड यूनियन नहीं बन सकती, कोई भी लेबर एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन का हिस्सा नहीं होगा, तो फिर कंपनीज रिलैक्स हो जाती हैं और मजीद लोगों को जॉब पे रख लेती हैं। इन ट्रेड यूनियन से कंपनीज बड़ा घबराती हैं, डरती हैं, क्योंकि ये रुकावट बनते हैं कारोबार में, काम में। हर छोटी छोटी बात पे ये लोग प्रोटेस्ट पे चले जाते हैं, स्ट्राइक पे चले जाते हैं, बोलते हैं पैसे बढ़ाओ और तुम नाजायज और काम रोक देते हैं, फैक्ट्री बंद कर देते हैं, मशीन नहीं चलाते, तो जिसकी वजह से कंपनी को बड़ा नुकसान। तो गवर्नमेंट इसमें भी हेल्प आउट कर सकती है कि भाई इस तरह के कानून वो पास ही ना करें या इजाजत ही ना हो। ठीक है जी, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? बिलाल साथ हैं आप? रोजा तो नहीं लग रहा? नहीं, क्लियर है। ओके जी। अब हमारे पास कितने टॉपिक्स रहते हैं? 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है जी, अभी भी हमारे पास काफी सारे टॉपिक्स हैं, तो हम अपना यहाँ तक टॉपिक, आज का चैप्टर यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स खासा लंबा चैप्टर है, ये 2 क्लास में ही मुकम्मल होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रही हूँ कि क्या आप रिवीजन किट प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा? नहीं, मुझे अब तक मिली नहीं है। रिवीजन किट अभी तक नहीं आई? फिर आप नहीं, इधर ना, हम मंगवा देते हैं आपके लिए, हिसार से पिक कर लो। मैं कराची में नहीं हूँ। अच्छा, आप कराची में नहीं हो? अच्छा अच्छा अच्छा, सही। आप कहाँ पे हो? सखर। सफर में हो, तो वहाँ तो टाइम लग रहा है रिविजन किट मिलने में। अच्छा, पर मैं आपसे पीडीएफ शेयर कर देती हूँ, ठीक है? जब तक पीडीएफ से, क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि आप रमजान को ना वेस्ट करो। आप अभी आपका F3 भी चल रहा है ना? जरा बेटा तुम मुझे अपनी हिस्ट्री तो बताओ, तुम्हारे अभी कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो गए हैं? मेरे जो है MA1 हो गया, MA2 हो गया, FA1 FA2 हो गया, F2 हो गया। F2 भी हो गया और अब तुम F1 और F3 की तैयारी कर रहे हो? अच्छा, तुम्हारे F2 में कितने हैं? F2 में 59। और तुम्हारे इसमें FA2 में कितने आए? FA2 में शायद 68 थे। 68। अच्छा, तुमने स्टार्ट कब किया था MA1?
मतलब ACCA कब स्टार्ट किया था? मैंने 2020 में जब कोरोना चल रहा था तो तब स्टार्ट किया था, बीच में तकरीबन। 2020 में स्टार्ट किया था। अच्छा, हम्म, 2022 आ गया और अभी तुम्हारे 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स हुए, 6 7 ये नहीं हुआ है। ठीक है, और ये देने का इरादा कब रखते हो? ये मैं तो कोशिश कर रहा हूँ दोनों साथ दे दूँ 3-4 महीने में। जी, ईद के बाद? ईद के थोड़े दिनों बाद, जून जुलाई में। सही है। F1 का आपका, सॉरी F3 का आपका कितना सिलेबस हो गया? F3 का तकरीबन आधे से ज्यादा हो गया, आधे से ज्यादा। आधे से ज्यादा हो गया। अच्छा, F1 हमारा स्लो हो गया बहुत। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ, अभी तो आपके जो डेज हैं F1 के वो मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे के हैं। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं एक दिन और बढ़ा दूँ, थर्सडे और फ्राइडे भी हम रख लें क्लास। आपका क्या ख्याल है? ठीक है। ठीक है ना? हम फिर क्या करेंगे, हम 1.5 घंटे की क्लास रख लेंगे या 2 घंटे, अगर कभी किसी चैप्टर में 2 घंटे लगे तो लग गए, लेकिन 1.5 घंटे में हमारा फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाएगी तो इससे ये होगा कि रमजान खत्म होने से पहले इंशाल्लाह ताला F1 खत्म करा दूंगी। और आप साथ साथ अगर पढ़ते जाओगे ना, मैं आपको PDF किट भी शेयर कर देती हूँ, साथ साथ पढ़ते जाओ। अभी तो ज्यादा चैप्टर्स हुए नहीं है, साथ साथ पढ़ते जाओ, किट करते जाओ तो थोड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे। तो ईद के बाद जो है ना फौरन तुम अटेम्प्ट करना, मतलब तुम अभी रमजान यही सोचो कि तुमने पूरा ढंग से तैयारी करनी है F1 F3 की, और ईद के बाद तुमने लाजमी पेपर दे देना है। लेकिन इसी दौरान आपको जो है, जब कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस तो फिर मैं आपका एक टेस्ट 1 लूंगी जिसमें हाफ सिलेबस रहेगा, फिर एक टेस्ट 2 होगा, फिर एक टेस्ट 3 होगा और फिर मॉक होगा। तो ये 4 आपने लाजमी देने हैं, तभी फिर हम लास्ट 2 ये 2 जो है डिसाइड करेंगे कि भाई आपने पेपर कब देना है और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब F1 की स्पीड हम बढ़ाएंगे क्योंकि टाइम शॉर्ट है। 2020 से आपने स्टार्ट किया हुआ है और अब 2022 आ गए, तो इट्स हाई टाइम कि अब आप अपना फाउंडेशन मॉड्यूल खत्म करें और आगे स्किल्स पे बढ़े। ठीक है, और ईद के फौरन बाद जैसे ही F1 हमने दे देना है तो तुम F4 की तैयारी शुरू कर देना। F4 के साथ कोई और स्किल्स का पेपर भी उठा देना, 2 स्किल्स के पेपर। ठीक है। अच्छा, कोई सवाल यहाँ तक? ये F1 की मतलब तैयारी कैसे करनी है, ये सारा याद करना है? F1 की तैयारी, आपने लेक्चर देखा, लेक्चर अटेंड किया। अच्छा, अब आपने लेक्चर अटेंड करने के बाद रिवाइज किया। अब याद क्या करना है, देखो चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो मैंने जो आपको डेफिनेशंस हाईलाइट करवाई है, डेफिनेशंस लाजमी आपने देखनी है अच्छे से। अच्छा, उसके बाद आपने जो है ना ये चैप्टर के जो बैक साइड के क्विज हैं, क्विक क्विज, ठीक है, ये क्विक क्विज आपने लाजमी करना है। तो ये क्विक क्विज से आपको बहुत सारी चीजें आइडिया हो जाएगा कि अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन, अ डिफ्लेशनरी गैप अकर्स व्हेन, पढ़ो और बताओ क्या है आंसर। फिलहाल इसका बताओ। पी होगा। बी? पी शायद। ये आंसर। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने क्विक क्विज किया, आपने बी पर टिक किया और ये गलत निकला। अब क्या करो, अब याद कर लो।
क्या याद करो, डिफ्लेशनरी गैप क्या है, पहले जॉ चैप्टर में क्या थी डेफिनेशन, और फिर देखो कि तुमने यहाँ पे गलती क्या की, और फिर अगर ये है आंसर तो फिर इसको समझो और याद कर लो, खत्म बात। स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। F1 का सिलेबस जो है खासा लेंदी है और खासा बहुत बहुत रीडिंग है, ठीक है, बहुत सारा है। तो अब एक दफा तो आप चैप्टर पढ़ोगे लाजमी, मगर अब बार बार नहीं पढ़ोगे, इतना तो टाइम नहीं है। तो आपकी स्ट्रैटेजी यही होगी कि आपने जो डेफिनेशंस हैं वो थरोली किए, जो पॉइंटर्स हैं वो देखे, लेक्चर ध्यान देकर अटेंड किया, और फिर ये क्विक क्विज किया। क्विक क्विज में फिर जो गलतियां हो रही हैं उसको करेक्ट कर लिया, याद कर लिया, अब आप नहीं भूलोगे। फिर उसके बाद ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे, ये किया। फिर उसके बाद रिविजन किट की। तो अब जहां जहां जो जो गलती हो रही है उसको याद कर लो, उसको याद कर लो, उसको देख लो, करेक्ट कर लो, उसकी डेफिनेशन को रिव्यू कर लो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो लेक्चर देख लो, ठीक है। और अगर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा तो दोबारा पूछ लो, कहीं फंस रहे हो, कोई चीज नहीं समझ आ रही। तो दिस इज द ओनली वे। F1 इज थ्योरेटिकल पेपर और इसमें थोड़ी सी लर्निंग तो है। थोड़ी सी क्या मतलब, मैं बोलूंगी थ्योरेटिकल पेपर से वाहिद ऐसे पेपर्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा लर्निंग होती है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर्स में क्या होता है, सम्स आपको प्रैक्टिस करने होते हैं, तो वो प्रैक्टिस से फिर आपको चीजें खुद ब खुद याद हो जाती है, थ्योरी में आपको करनी पड़ती है, ठीक है जी। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। और हम जल्दी से इस तरह कर लेंगे कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ई और एफ, ये जैसे ही ये सेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं हम इसका टेस्ट 1 ले लेंगे, ठीक है। फिर टेस्ट 2 आपका सेक्शन सी और सेक्शन डी का टेस्ट 2 बन जाएगा, और टेस्ट 3 में फिर मुकम्मल आपके जो सिलेबस है उससे टेस्टिंग होगी और मॉक में भी मुकम्मल, ठीक है। तो साथ साथ तैयारी करें ताकि टेस्ट 1 के लिए आप फौरन रेडी हो जाए। ओके जी, कोई और सवाल? नहीं। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी इसी टाइम पे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।